हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सुमित अरोड़ा पीडब्ल्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट, आपको मालूम है हम लोग लगातार करंट इश्यूज के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, खासकर कौन से हमारे डायरेक्टली पेपर के एग्जाम के ओरिएंटेशन से बहुत उपयोगी हैं। तो देखने का प्रयास करेंगे आज हमारे लिए कौन सा करंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जिसको मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसमें इकॉनमी की बेसिक समझ से लेके एडवांस समझ तक आपको डेवलप हो जाएगी, और किस प्रकार से हमारी इकॉनमी इस समय चल रही है थोड़ा सा एक ब्रीफ और एक डिटेल इनसाइट देखने का प्रयास करेंगे, और कैसे कैसे चीज़ें इमर्ज होती हैं थोड़ा सा आप भी इसको सीखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि यही घटनाएं धीरे धीरे डेवलप होकर के आपके एग्जाम में आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिलहाल आज के सेशन को, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखते हैं क्या है हमारा आज का पहला कोट। पहला कोट जो है हमारे लिए है, लिखा है डू नॉट वेट फॉर द राइट टाइम, क्रिएट इट। बिल्कुल सही लिखा है। समय कभी भी नहीं आता है, समय को हमेशा लाना पड़ता है, समय को हमेशा अनुकूल बनाना पड़ता है। कभी भी समय को अपने वेस्ट मत कीजिए। ध्यान में रखना एक चीज, इंसान अगर तुमसे पैसे मांगता है तो दे दो, लेकिन अपने समय को मत दो, क्योंकि समय बहुत कीमती होता है। इसीलिए आज जिस समय को तुम वेस्ट कर रहे हो उसको मत करो, क्योंकि आने वाला समय फिर आज के समय का हिसाब तुमसे ले लेगा। इसीलिए उस आने वाले समय को छोड़ने के लिए, उस आने वाले समय को अच्छा बेहतर बनाने के लिए हमें आज के समय का भरपूर उपयोग करना होगा। भगवान राम भी अगर मर्यादा पुरुषोत्तम राम हुए हैं तो वो समय की एक बहुत बड़ा चक्र था, जिसने वाकई राम को भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में तब्दील कर दिया। इसीलिए समय को हमेशा उपयोग कीजिए, क्योंकि वर्तमान हमेशा वर्तमान में ही इंसान को जीना चाहिए, क्योंकि वर्तमान ही सारे कर्मों की जननी होती है। भविष्य में जीने वाला हमेशा अंधकार में रहता है, वर्तमान में जीने वाला महापुरुष होता है, वही सर्वोत्तम होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम भी आज के समय के लिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आने वाला साल वो आपका है, और इसको कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे लिखिएगा, यस सर मेरा आने वाला साल है, और ये डेडिकेशन है मेरा कि मैं अगली बार पेपर को तोड़ करके रख दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिलहाल क्या है आज हमारी न्यूज, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। केवल एक दिन की ये न्यूज नहीं है, लगातार महीनों से डेवलप होती हुई चली आ रही है। इसीलिए मैं आपके लिए न्यूज लेकर के आया, ताकि आप इस चीज को समझिए। आप में से बहुत कमेंट भी करते हैं सर हिंदी में, देखो मैं हिंदी में इसको ट्रांसलेट करके लाता हूं, ट्रांसलेट में इसको करता हूं, तो सो डोंट वरी। लेकिन ये जो है ये केवल और केवल एक प्रीफेस है, केवल और केवल एक अखबार का छोटा सा हेडिंग मैंने कट करके रखा हुआ है, बस, और कुछ नहीं है। जितना भी मैं आपको डिटेल में समझाता हूं वो हिंदी में ही रहता है, इंग्लिश को ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। कोई बात नहीं, आप समझने पे बहुत अच्छे से फोकस कीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको इकॉनमी की बहुत बड़ी बेसिक समझ यहाँ से समझ में आ जाएगी। जरा देखिए लिखा क्या है, इंडियाज गुड्स ट्रेड डेफिसिट हिट्स एट 10 मंथ हाई। भारत का जो ट्रेड डेफिसिट है, माल व्यापार का जो पूरा ट्रेड डेफिसिट है, व्यापार घाटा जो है वो 10 महीनों में सबसे ज्यादा हो चुका है। क्या है ये व्यापार घाटा और इसका ओवरऑल इकॉनमी पे क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, कैसे ये पूरे के पूरे इकॉनमी को डिस्टर्ब करने के साथ ही साथ सोसाइटी को भी डिस्टर्ब कर सकता है, थोड़ा सा इसका ब्रीफ में आइडिया हम देखेंगे। फिलहाल यहां पर अगर आप देख रहे हो तो लिखा है अगस्त में अगर हम देखें तो ये पूरा व्यापार घाटा, अरे घाटा क्या होता है, घाटा ये है मेरी जेब में 100 रुपए हैं और मुझे 150 रुपए वाली चीज लेनी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं 100 रुपए की चीज के बजाय अपना 50 रुपए कहीं से लूंगा ना, तभी तो मैं 150 रुपए में खरीदूंगा। तो वो 50 रुपए क्या हो जाएगा, या सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मेरे पास कोई चीज है, आपके पास कोई चीज है, आपने मुझे दी, मान ली 100 रुपए की आपने मुझे चीज दी, मैंने आपको 50 रुपए की चीज दी, तो मेरा कितना हो गया, 50 रुपए ही तो मैंने केवल आपको दिए थे, आपने मुझे 100 रुपए दिए, तो इसका मतलब 50 रुपए मेरे ऊपर क्या चढ़ गया है, एक प्रकार का कर्जा। मेरा घाटा कितना है, लगभग 50 रुपए का, मुझे उसको पूरा करना होगा। अब बात को समझिएगा, यहां पर इकॉनमी के पर्सपेक्टिव हम लोग बात करेंगे। घाटा का मतलब क्या है, केवल और केवल छोटा सा निर्यात माइनस आयात
इज इक्वल टू होता है आपका, मतलब क्या, निर्यात आपका ज्यादा हो, आयात आपका कम हो, तो इसको कहते हैं सरप्लस। यहां पर घाटा नहीं होता है। घाटा मतलब होता है आयात आपका ज्यादा होता चला जाए, निर्यात आपका कम होता चला जाए, घाटा आपका बढ़ता चला जाएगा। ये तो बेसिक सा है जिसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ये 2 दिन पहले की न्यूज है और इसकी देखिए मिंट की मैंने खबर निकाली हुई है। 14 अगस्त 2023, गुड्स एक्सपोर्ट्स डिप टू लोवेस्ट इन 9 मंथ्स एज डिमांड स्लम्प्स। हमेशा गेम 2 ही चीजों का होता है, एक तो होता है डिमांड और सप्लाई, इसी के ऊपर हमारी पूरी अर्थव्यवस्था डेवलप करती है। तो ये एक हमारे सामने न्यूज़ डेवलप हुई है कि भाई जो अगस्त में भी ऐसा कुछ था, अब सितंबर में भी यही चीज़ हमको दिखा रही कि घाटा हमारा बढ़ रहा है, घाटा हमारा बढ़ रहा है। एक क्वेश्चन मार्क लगातार हमारी तरफ कर रहा है। ठीक है, इसके बाद देखिए जरा, अभी तो केवल न्यूज़ पढ़ा रहा हूं, अभी तो इसके ओवरऑल पोस्टमार्टम कर लेंगे। एक दूसरी न्यूज़ निकल करके आई है कल शाम को मैंने देखा इसको, और ये एक न्यूज और आई है, लिखा है हाउस होल्ड सेविंग्स फॉल टू डिकेड्स लो, बोरोइंग्स राइजेस। मतलब क्या है, एक चीज और पढ़ा देता हूं फिर बताते हैं। दैनिक ट्रिब्यून की खबर को देखिए क्या लिखा हुआ है, हाउस होल्ड सेविंग्स मतलब बचत, जो घरेलू बचत है, जरा पढ़िए जरा इसको। घरेलू बचत इन इंडिया प्लम्ब्ड टू 5 डिकेड्स लो। 5 दशक मतलब 50 सालों में सबसे कम हो गई है भारत की घरेलू बचत। डेप्ट का मतलब कर्जा, इंक्रीजेस एट सेकेंड फास्टेस्ट रेट सिंस इंडिपेंडेंस। दूसरी बार स्वतंत्रता के बाद बहुत तेजी से कर्जा बढ़ता चला जा रहा है। क्या कह रहा है, एक बिजनेस स्टैंडर्ड की एक दैनिक ट्रिब्यून की खबर, एनुअल फाइनेंशियल लाइबिलिटीज ऑफ हाउस होल्ड्स इंक्रीज बाई 5.8% ऑफ जीडीपी। 5.8% की तेजी से हमारे ऊपर वित्तीय देनदारियों का बोझ बढ़ रहा है। देखिए कितनी घूमी हुई न्यूज़ है, लेकिन यदि आप इनको कनेक्ट नहीं कर पाए तो ओवरऑल आप इकॉनमी की समझ को नहीं रख सकते हैं। देखिए बिल्कुल अलग अलग हैं, अगस्त की न्यूज़, 4 दिन पहले सितंबर की न्यूज़, कल की न्यूज़, सारी चीज़ें लाके मैंने एक समान आपके सामने रख दी हैं। अब हम धीरे धीरे इसका आपके साथ पोस्टमार्टम करना स्टार्ट करेंगे और कैसे कैसे इकॉनमी एक दूसरे से लिंक करती चली जाएगी, इसको थोड़ा सा सीखिए। ये आपके मेंस के लिए कंसेप्चुअल बिल्डिंग करना बहुत ज़रूरी बना देगा और इसको आपको थोड़ा सा सीखना होगा। अब चलिए थोड़ा सा पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। न्यूज़ आपने पढ़ ली है, देखिए एक और न्यूज़ है, फिलहाल माफ़ कीजिएगा, एक और न्यूज़ है 20 सितंबर 2023, कल की एक न्यूज़ है। मतलब कहते हैं ना, करेला और वो भी नीम चढ़ा। एक तो कड़वापन था ही था, लगातार हमारा एक्सपोर्ट सेक्टर कमज़ोर होता चला जा रहा था, व्यापार घाटा हमारा बढ़ता चला जा रहा था। दूसरी तरफ हम देख रहे थे घरेलू बचत भी हमारी लगातार कम हो रही है। मतलब बचत का मतलब अगर मैं महीने का 100 रुपये बचाता हूं तो वो भी कम होता चला जा रहा है और कर्जा मेरे ऊपर बढ़ता चला जा रहा है। तो करेला भी था और नीम भी चढ़ गया था। फिर तीसरी न्यूज़ ये आई है कि सर्ज इन क्रूड प्राइसेस स्टॉक्स फियर ऑफ इंक्रीज इन्फ्लेशन। नीम के ऊपर भी अगर कोई निमौरी हो या कुछ भी तुमको और ज़्यादा खतरनाक कड़वापन जो लगता हो, उसको भी लपेट देना, तब जाकर के वो पूरा बढ़िया सा आइटम तैयार होगा। बाबा रामदेव वाला, वो थोड़ा सा 1 चम्मच आप, 1 चम्मच थोड़ा सा मैं, 1 चम्मच सभी लोग खाएंगे। देखिए कितनी बिखरी हुई न्यूज़ है, कहाँ से, लेकिन मैंने इसको लगातार कनेक्ट किया, लगातार मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ। तो लेकिन अब ये सही समय था कि मैं आपके सामने इस चीज़ को ले आता, ताकि अब आप इकॉनमी को थोड़ा सा समझ सकें। तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी क्या चीज़ें घटित हो रही हैं पूरे विश्व में और भारत पर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, भारत सरकार उसके लिए क्या कर रही है। तो अब हम लोग थोड़ा सा अपनी न्यूज़ को स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले एक ग्राफ और दिखा देता हूँ। थोड़ा सा ये ग्राफ है
पहली ही न्यूज का आपको ग्राफ है, जरा देखिए। अंडर प्रेशर आ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, जैसे पेट में प्रेशर बढ़ता है ना, अंडर प्रेशर, वैसे ये भी प्रेशर बढ़ रहा है, पेपर का भी प्रेशर बढ़ रहा है, सारे प्रेशर ही तो प्रेशर है, सारा गेम है प्रेशर का है यार। अगर प्रेशर का गेम ना हो तो तुम यहाँ काहे के लिए बैठे रहोगे, प्रेशर का गेम ना हो तो मैं यहाँ क्यों खड़ा रहूँगा। हर जगह प्रेशर ही प्रेशर है। अरे प्रेशर ही है तभी तो सांस भी ले पा रहे हो भाई, नहीं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो फिर लो होता चला जाएगा, आदमी ऊपर चला जाएगा। साइंस के कॉन्सेप्ट भी सर आप बता रहे हैं, हाँ यार कभी कभी हम भी बता लेते हैं, थोड़ा थोड़ा साइंस पढ़ लेते हैं। आइए, गुड्स एक्सपोर्ट फेल 16%, 16% गिर गया एक्सपोर्ट जुलाई फ्रॉम अ ईयर अर्लियर, वाइल इंपोर्ट्स डिक्लाइन बाय 70%। ठीक है, हम ज्यादा टेक्निकलिटीज पे नहीं जाएंगे, हम तो बेसिक आपको केवल ये दिखाएंगे कि ये रेड कलर वाला जो है ये इंपोर्ट्स हैं। भारत के इंपोर्ट पहले 58.07 कुछ हुआ करता था, 52.92 हुआ है, मतलब हमारा इंपोर्ट घटा है। इंपोर्ट घटने का मतलब होता है कि बहुत अच्छी बात है, मेड इन इंडिया भी सरवाइव कर रहा है, हमारे यहाँ वो चीज़ें बन भी रही होंगी। इंपोर्ट घटना मतलब अच्छा सेंस होता है, इस चीज को याद रखिएगा। हर समय इंपोर्ट घटना भी अच्छा सेंस नहीं होता है। जरा इसको पकड़ते हैं, ये ब्लू लाइन, एक्सपोर्ट के बारे में देखिए, केवल इंपोर्ट ही नहीं घटा है, एक्सपोर्ट भी घट गया है। सर मतलब क्या आपको मालूम है कि भारत बहुत बड़े अमाउंट में क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करता है? सर हाँ, क्रूड ऑयल तो इंपोर्ट करता सर, सऊदीया से करता है सर, इराक से करता है, अभी सर रशिया से भी कर रहा था सर। और भारत की विदेश नीति को हमने देखा था। हाँ हाँ भैया हमें पता है, हमको मालूम है, तुमको मालूम है, बहुत बढ़िया मेरे दोस्त, ये तो बात सही है। लेकिन तुमको ये पता है कि वो क्रूड ऑयल यहां पर आता है, भारत उसको पूरा फर्निश करता है, उससे अन्य बाई प्रोडक्ट्स निकालता है, फिर उन्हीं प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट भी कर देता है। अच्छा सर ऐसा भी कुछ होता है क्या? हम तो सोचते थे केवल तेल आयात होता है और हमारी गाड़ी के डिग्गे, हमारी गाड़ी के टैंक में आ जाता है। नहीं 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 मेरे दोस्त, उससे बाई प्रोडक्ट्स भी बनते हैं और उस बाई प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट भी कर दिया जाता है। अच्छा सर, अब मतलब समझे, आयात घटा सर, घटा, निर्यात उस सेक्टर का तो घट गया होगा ना सर? हाँ घट गया होगा। तो मेरे दोस्त इसीलिए कहता हूं, हर समय आयात घटे तो ये मत कभी सोच लेना कि बहुत अच्छी ही कंडीशन है, पहले देख लिया करो, तौल लिया करो, ठीक है। वेरी गुड, चलिए कोई नहीं। फिलहाल यहां पर ट्रेड इम्बैलेंस दिखा रहा है, जरा देखिए इसको क्या लिखा हुआ है, ट्रेड बैलेंस कि व्यापार संतुलन कितना है। यहां पे -18.36 की कंडीशन थी अप्रैल 2022 में, मतलब -18 रुपए का घाटा था, सीधी सी बात सुन लो, ऐसे हम सोच ले। लेकिन जुलाई 2023 में आते आते -20 का घाटा हो चुका है। समझ रहे हैं भाई को? मेरे दोस्त, इन्फ्लेशन का भी कुछ टर्म होता है, डॉलर के सापेक्ष मुद्रा की कीमत भी घटती है, तो इन सबका भी खेल होता है, समझ रहे हैं? घाटा बढ़ रहा है, देखिए जुलाई 2023 और थोड़ा ये अगस्त 2023, डिक्लाइनिंग एक्सपोर्ट को अगर आप देखें तो पहले यहां हुआ करता था, अब धीरे 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 जीरो से भी और निगेटिव में आ रहा है। ये देख रहे हैं आप, थोड़ा सा और पहले कुछ समय तक निगेटिव रहा, फिर धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हुआ। लेकिन स्टिल क्या है, अगर हम देखें तो इंडियन एक्सपोर्ट फिर से घटे हैं। सर क्या ये डेटा याद करना है? ना 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 भाई, डेटा याद नहीं करना, ये डेटा के चक्कर में मत पड़ना, बड़ा दिमाग खपाऊ होते हैं, इनको याद नहीं किया जाता। मेरे दोस्त, मैं तुमको एक चीज बताना चाहता हूं, यहां पर एक टर्म अभी आपने देखा था, दैट वाज ट्रेड डेफिसिट। यहां पर अगर आप देखें तो यही चीज लिखी हुई है, देखो हिंदी में भी लिखा है, इसीलिए परेशान मत हुआ करो। भारत का विदेशी व्यापार अगस्त में नए गर्त में पहुंच गया, माल निर्यात में 7वें महीने गिरावट आई है, लगातार 7वें महीने गिरावट भारत दर्ज कर रहा है, 7वें महीने निर्यात में गिरावट आ रही है। इसमें भारत की गलती नहीं है, भारत हम ये नहीं कह रहे हैं कि सरकार गलत है, सरकार नहीं गलत है, इंटरनेशनल मार्केट में भी दिक्कत है। आप देखिए यूक्रेन रशिया की वॉर चल रही है इस समय, अब हम देख रहे हैं कि ऑयल के प्राइसेस भी राइज करना स्टार्ट हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंज का भी इम्पैक्ट है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उनके अकॉर्डिंग भी हम देखेंगे। लेकिन हमको थोड़ा सा इधर देखना होगा और इधर हमको फोकस करना होगा कि इसका ओवरऑल भारत की इकोनॉमी पर क्या इंपैक्ट होगा। सेवाओं के निर्यात में भी गिरावट का अनुमान आया है, माल व्यापार घाटा 10 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है और तुम्हारे लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट यही है। फिलहाल
एक शब्द बार बार अखबारों में आ रहा है, दैट इज करंट अकाउंट डेफिसिट। बार बार ये शब्द अखबारों में अब मौजूद हो गया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जरा इसको पकड़िए। अभी हम इसको नहीं देखेंगे क्या है, हम केवल इसको देखेंगे है क्या करंट अकाउंट डेफिसिट, जो कि लगातार बढ़ रहा है और किस प्रकार से इकोनॉमी को खराब कर सकता है, इकोनॉमी के वर्चुअस साइकिल को बर्बाद कर सकता है। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट और कुछ नहीं है, टोटल आपने कितना निर्यात किया, टोटल कितना आयात किया, उसके आधार पर देखा जाता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, आपका भुगतान संतुलन क्या है। अगर आप ज़्यादा निर्यात करते हो तो ज़्यादा पूंजी आएगी, तो भुगतान संतुलन आपके लिए अच्छा होगा। यदि तुम केवल ज़्यादा आयात करते हो तो अपनी जेब से पैसा ही पैसा देते रहोगे, सीधी सी बात है। तो सीधे जब पैसा ही पैसा देते रहोगे तो भुगतान संतुलन तुम्हारे लिए नकारात्मक हो जाएगा, घाटा बढ़ता चला जाएगा। इस भुगतान संतुलन के दो कंपोनेंट होते हैं, एक है करंट अकाउंट डेफिसिट, जो इस समय लगातार चर्चा में है, हम इसकी अभी चर्चा नहीं करेंगे, हमारे लिए ये इस समय सबसे इंपॉर्टेंट बन रहा है। करंट अकाउंट डेफिसिट, करंट अकाउंट, इसको कहते हैं चालू खाता, हिंदी में चालू खाता, और डेफिसिट का मतलब हो जाएगा घाटा। तो पूरा नाम हिंदी में आप देखेंगे चालू खाता घाटा। इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है दृश्य खाता और एक होता है अदृश्य खाता। बस तुमको यही थोड़ा सा समझाना और इकोनॉमी की एक बेसिक समझ को दे देना है। समझिए बात को। ये होता है, एक होता है विजिबल अकाउंट और एक होता है इनविजिबल अकाउंट। तो ये हो गया इनविजिबल, ये हो गया आपका विजिबल। इसमें मेरे दोस्त गुड्स का, माल का आयात निर्यात किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पे मैं लिख भी देता हूं, CAD करंट अकाउंट डेफिसिट या करंट अकाउंट। इसमें माल का आयात निर्यात किया जाता है। तो इस समय क्या हो रहा है सर, आयात जो है हमारा बढ़ रहा है, बल्कि निर्यात जो है वो हमारा कंपैरेटिवली इसके संदर्भ में घटा है। इसीलिए भारत को क्या हो रहा है, घाटा होता चला जा रहा है। मेरे दोस्त एक बात बताओ, पहले तो कंपोनेंट लिख देता हूं। इसके 3 पार्ट होते हैं, याद रखिएगा। SIT स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, SIT बोले तो S से हो जाएगा सर्विसेज, सेवाएं, इसका मतलब हो जाएगा इन्वेस्टमेंट, बोले तो निवेश, इसका मतलब हो जाएगा ट्रांसफर। सर्विसेज, भारत की सर्विसेज बहुत अच्छी है। IT सेक्टर हमारा बहुत हद तक बूम करता है। आपको मालूम है H1B वीज़ा, कभी आपने नाम भी सुना हो तो हमारे तो बहुत से हाई प्रोफेशनल जो है अमेरिका के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वहाँ पर कंपनीज में बैठे हुए हैं। केरला की नर्सेस को देखेंगे तो बहुत हद तक आपको मिडिल ईस्ट में मिलेंगे, यहाँ से बहुत सारे भारतीय बाकायदा जाते हैं। तो सर्विस सेक्टर भारत का बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर हमेशा आपको क्या मिलेगा, पैसा ही पैसा मिलेगा। तुम सर्विस दोगे उनको जा करके तो डॉलर कमाओगे। तो यहाँ पर हमेशा पॉजिटिव ही तुमको दिखाई देता है। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में 3 कंपोनेंट हो जाते हैं। एक तरफ आता है प्रॉफिट, एक तरफ आता है इंटरेस्ट, एक तरफ आता है डिविडेंड। प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ। रतन टाटा जी ने जगुआर कंपनी को खरीद लिया ब्रिटेन में, वहां पर जाकर के इन्वेस्टमेंट किया होगा ना सर? हाँ बिल्कुल किया होगा। तो मेरे भाई जब वहां इन्वेस्टमेंट किया होगा, कल को रतन टाटा जी वहां पर कमाएंगे, कमाने के बाद वहां से पैसा भी तो कुछ लाभ प्रॉफिट कमाएंगे ना, वो सारे का सारा प्रॉफिट यहां पर आएगा सर? बिल्कुल आएगा, आएगा, बिल्कुल आएगा। तो सर्विसेज दिखती नहीं है लेकिन पैसा तो होता है ना, तो वो पैसा आएगा यहां पर सर? बिल्कुल आएगा। कुछ हमने वहां पर किसी को लोन फोन दिया है तो उसका इंटरेस्ट हमको मिलेगा सर, वो भी आएगा। लाभांश, जो हमारी कंपनीज वहां काम कर रही हैं वो लाभ के रूप में एक अंश भी तो पैदा करेंगे, लाभ भी तो उनको मिलेगा, तो वो लाभांश का एक अंश यहां पर भी आएगा, भारत में भी आएगा, तो वो यहां पर आएगा। इसी प्रकार विदेशी कंपनियां जो यहां पर काम कर रही हैं तो वो भी यहां से प्रॉफिट कमाएंगे, तो अपने माँ बाप को भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे अमेरिका में? सर बिल्कुल भेजेंगे। इसी प्रकार से ये भी यहां पर कुछ लाभ का अंश कमाएंगे, तो वहां भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे? वहां पर बिल्कुल कमाएंगे, होगा। ट्रांसफर में क्या होता है मेरे दोस्त, एक तो इसका पार्ट होता है रेमिटांस, एक होता है इसका एक पार्ट और होता है दैट इज गिफ्ट, एक होता है डोनेशन। रेमिटांस का मतलब होता है धन प्रेषण, गिफ्ट का मतलब हो गया गिफ्ट, डोनेशन का मतलब हो गया अनुदान। यहां पर भी अगर आप देखेंगे भारत सबसे ज्यादा रेमिटांस विश्व में प्राप्त करता है, तो यहां पर भी आपकी पॉजिटिव कंडीशन दिखाई पड़ेगी। बहुत सारी भारतीय कंपनियां वहां पर अभी नहीं कमा रही हैं जितना हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो यहां से भी पैसा जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं। यहां पर भी आपको निगेटिव दिखाई देता है, और ये जो आपको दिखाई पड़ता है ये निगेटिव, ये आपको पॉजिटिव में ही दिखाई देगा।
लेकिन इन सब की तुलना में देखें तो ये सबसे ज्यादा निगेटिव होता है। ऐसा निगेटिव क्यों? भैया हम सबसे ज्यादा तेल को कंज्यूम कर रहे हैं, हमारा सोने का प्रेम जो है वो बहुत ज्यादा है, हमारा डिफेंस का जो इक्विपमेंट्स हैं उन सबको हम बहुत ज्यादा आयात करते हैं। मेरे दोस्त ये बहुत ज्यादा घाटा है, समझ रहे हैं? ये अकेला इन सब पर भारी है। ओवरऑल अगर इनकी मैं बात करूं तो आयात हमारा बहुत ज्यादा है, निर्यात हमारा बहुत कम है। पूरा माल और सेवाओं दोनों को मिला लेता हूं तो भी मैं कहता हूं आयात हमारा बहुत ज्यादा है, निर्यात हमारा फिर भी बहुत कम है। इस हिसाब से देखोगे तो हमेशा तुमको यह अधिकतर क्या दिखाई पड़ेगा? घाटा। लगातार व्यापार घाटा हमारा बना जा रहा है। व्यापार चालू खाता घाटा ये लगातार हमारा बढ़ता ही चला जा रहा है। अगर सिंपल शब्दों में बात करूं तो व्यापार घाटा। बस जब व्यापार घाटे की बात करेंगे तो ये पूरा आयात निर्यात का कर लेंगे, लेकिन ओवरऑल अगर हम इस सब को देखें करंट अकाउंट डेफिसिट को, तो इसमें हमेशा आपको ये जो दिखाई दे रहा ना घाटा, ये बहुत ज्यादा है। ये हमारा सरप्लस उतना उसको पूरा नहीं कर पाता है। और ये जब जब घाटा बढ़ता है, देखिए क्या चीज होती है, जब जब घाटा होगा, आप अगर इंटरनेशनल ट्रेड करते हो तो किस मुद्रा में करते हो? सर डॉलर में। डॉलर मेरे भाई हार्ड करेंसी है, इस चीज को याद रखिएगा। अच्छा एक बात बताइए, आपने अभी कुछ समय पहले देखा होगा, ऐसा लगा था कि भारत में नमक की कमी हो गई है, तो नमक के बारे में एक न्यूज़ सर्कुलेट हो गई कि नमक की कमी हो गई, अब नमक नहीं मिलेगा। लोगों ने बोरा बोरा भर करके अपने घर में नमक रख लिया। जो रिटेलर है उससे नमक मांगने गए तो उसने क्या किया, उसने कहा ना भाई आप 20 रुपए वाला नहीं 200 रुपए में देंगे। डिमांड जैसे ही बढ़ी प्राइस शूट अप कर गया उसी समय। वीट के बारे में अभी आपने देखा था, मैंने आपको पढ़ाया था वीट स्टॉक को लेकर के। वीट स्टॉक के बारे में न्यूज आई, राइज हो गए तुरंत के तुरंत गेहूं के दाम। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसी प्रकार मेरे दोस्त, जब तुम व्यापार करते हो किसी दूसरे देश के साथ तो तुम्हें डॉलर की जरूरत पड़ती है, और जब डॉलर की डिमांड बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है जिस चीज की डिमांड बढ़ेगी उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। मेरे दोस्त यहां पर डॉलर की डिमांड बढ़ती है, इसका डायरेक्ट इंपैक्ट क्या होता है? रुपया नीचे गिरना स्टार्ट हो जाता है, ट्रेड डेफिसिट होती चली जा रही है। आप देखिए इस समय रुपया जो है अपने सबसे लोवेस्ट लेवल पर चला गया है, 83 रुपए पर चला गया है रुपया। सर इसका क्या इंपैक्ट होगा? अरे मेरे दोस्त इसका इंपैक्ट पता है क्या होगा? इसका इंपैक्ट ये होगा कि पहले अगर 70 रुपए में तुमको एक बैरल तेल मिल जाता था, अब तुमको इसी के लिए 83 रुपए देने होंगे एक बैरल तेल के लिए। मतलब तुम्हारी भाषा में बात करें, पहले 1 किलो गेहूं यदि तुमको 20 रुपए में मिल जाता था, अब तुम्हें 1 किलो गेहूं 30 रुपए में मिलेगा। 10 रुपए का घाटा हो गया कि नहीं हो गया? चीज तो नहीं बढ़ी, उतना ही रहा, मुद्रा की कीमत कम हो गई है। समझ रहे हैं बात को? तो इसीलिए जैसे जैसे आपका आयात जैसे जैसे बढ़ेगा तो डॉलर की डिमांड ज्यादा होगी, रुपए पर प्रेशर पड़ेगा, रुपया ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगा, और रुपया जैसे डाउन होगा तो सरकार के ऊपर क्या होगा? अब ये देखिए यहां पर क्या होने लगा, रुपया बढ़ा तो अब सरकार को 70 के बजाय अब 83 मतलब 13 रुपए ज्यादा देने पड़े। अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें, अब 13 रुपए अगर ज्यादा दोगे, अगर ये रुपया ज्यादा अगर देंगे तो अब इसका ओवरऑल इंपैक्ट क्या पड़ेगा? यही पैसा सरकार वेलफेयर के कार्यक्रम में खर्च कर सकती थी, रोड बनाने में खर्च कर सकती थी, कंस्ट्रक्शन के वर्क में खर्च कर सकती थी। ओवरऑल भारत के डेवलपमेंट पर कहीं ना कहीं इसके ऊपर इंपैक्ट पड़ सकता था। लेकिन जब ये 13 रुपए अगर इस प्रकार से बढ़ गए हैं तो इसका मतलब क्या है मेरे दोस्त? इन्फ्लेशन बढ़ना स्टार्ट हो गया। इन्फ्लेशन का मतलब होता है मुद्रास्फीति, मुद्रा का प्रसार। मुद्रास्फीति, मुद्रा का प्रसार मतलब मुद्रा और खिंच गई। मतलब एक पतला आदमी, एक मोटा आदमी, दोनों में ताकतवर कौन है? तुम कहोगे सर पतले में तुरंत के तुरंत भाग जाएगा, हर जगह चढ़ जाएगा, लेकिन मोटा सुस्त बैठा रहेगा। यही चीज तो हम सोचते हैं।
तो मेरे दोस्त यहां पर मुद्रा का प्रसार हो गया है, लेकिन मुद्रा की वैल्यू कम हो गई। वो मोटा तो हो गया है, लेकिन उसकी जो कैपेसिटी थी ना बिल्डिंग पे चढ़ने की, वो ऑटोमेटिक डाउन हो गई है। भाई कैपेसिटी कम हुई तो फिर इंसान, रुपया का क्या, इंसान का ही क्षरण होना स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने चालू किया फिट इंडिया कैंपेन। तो फिट रहो, इसी प्रकार रुपये को भी फिट करना है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, और इन्फ्लेशन जैसे ही बढ़ेगा, सर इससे क्या हो जाएगा, आप तो चौंक गए। अरे भाई तुमको क्या बताएं यार, ये बहुत एक दुख भरी दास्तान है। क्या बताएं तुमको, जैसे जैसे मेरे दोस्त इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो मेरा हप्पू भाई जो है वो 1 किलो आटा जो है, जो पहले वो 30 रुपए में खरीद रहा था, अब हप्पू भाई मेरा 1 किलो आटा जो है वो 40 रुपए में खरीदेगा। 10 रुपए की महंगाई बढ़ जाएगी। यही हमारा दोस्त 10 रुपए में कुछ दूसरी जगह इन्वेस्टमेंट कर सकता था, लेकिन अब ये केवल अपने बेसिक आइटम पे खर्चा करेगा, रुपए, कपड़े, रोटी, कपड़ा और मकान पर। तो मेरे दोस्त बताने का मतलब है कि इन्फ्लेशन जैसे जैसे बढ़ेगा, मतलब महंगाई जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। और महंगाई जब बढ़ेगी तो सरकार ने रिजर्व बैंक के ऊपर एक स्टिक लगाई हुई है। सर कौन सी स्टिक? अरे मेरे दोस्त वो स्टिक है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की। ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जिसको चेयर कर रहे हैं कौन, हमारे आरबीआई के गवर्नर साहब, इनके ऊपर एक जिम्मेदारी दी गई है। सर जिम्मेदारी कैसी? अरे जिम्मेदारी दी गई है कि अरे सुनो भैया आरबीआई गवर्नर साहब जरा सुन लीजिए, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सरकार कह रही है। तुम लोग यार मेरा नाम लेके बर्बाद मत करो यार मुझे, यार क्या कर रहे हो। आरबीआई साहब सुन लीजिए, कौन कह रही है? सरकार, मेरा नाम मत लेना। हाँ। मुद्रास्फीति हर हाल में 4+-2 में होनी चाहिए। कौन कह रही है? सरकार। मतलब इसकी अपर लिमिट जो है मेरे भाई वो है 6 और लोअर लिमिट जो है वो है 2। इसी के बीच में मुद्रास्फीति को घूमते रहना चाहिए, बस इससे ज्यादा ना भागे। इससे ज्यादा भागेगी तो फिर डेवलपमेंट पर इफेक्ट आ जाएगा। सर डेवलपमेंट पे कैसे इफेक्ट आएगा? अब यही चीज तो तुमको समझाने के लिए लाए हैं ताकि तुम ओवरऑल पर्सपेक्ट को एक बार समझ लो। मौद्रिक जो समिति है उसके ऊपर जिम्मेदारी है कि आप मुद्रास्फीति को कंट्रोल कीजिए 4+-2 लेवल पर। अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगाई हुई है। जब जब अपर लिमिट से ऊपर की तरफ जाएगी, 6% से ज्यादा महंगाई होगी। व्हीट स्टॉक पे देखिए किस हिसाब से इन्फ्लेशन बढ़ रहा था, डबल डिजिट पे जाकर के इन्फ्लेशन बढ़ रहा था। इसीलिए कहता हूं वीडियो पूरा देखा करो, पूरी इकोनॉमी की ABCD समझ में आ जाएगी, और रियल में जो तुमको लिखना है एग्जाम में वो चीज दिखना स्टार्ट हो जाएगा। एप्लीकेशन तो देखो, किताबों में तो बहुत पढ़ा है, एप्लीकेशन यहां से निकलेगा, तो एप्लीकेशन को देखना बहुत जरूरी है। मेरे दोस्त ये अपर लिमिट जो लगी है ना, जैसे ही 6% से ज्यादा महंगाई जाएगी, तुरंत के तुरंत आरबीआई के जो सींग हैं वो खड़े हो जाएंगे। समझ रहे हो? आरबीआई को अब यहां पर एक्ट करना होगा। आरबीआई अब महंगाई को कंट्रोल करने का प्रयास करेगी। जैसे ही 6% से आगे बढ़ा, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए स्टार्ट करेगी। सबसे पहले उसके पास क्या है? ब्याज दरें बढ़ा दो, रेपो रेट बढ़ा दो। सबसे पहले सर ब्याज दरें बढ़ा देगी तो उससे क्या हो जाएगा? अरे मेरे भाई तुम समझते नहीं हो ना बात को। ब्याज दरें अगर सरकार ने बढ़ाई, पहले अगर मान लेते हैं इन्फ्लेशन कम था तो 4% पे वो आपको लोन दे रही थी। अब लगातार महंगाई बढ़ रही है, 6% से ऊपर जा रही है, तो अब इसी को बढ़ा के वो क्या कर देगा? 5%, 6% बढ़ेगा। तो अभी तक जो हमारे भाई बहन अपनी स्कूटी खरीदने के लिए 4% पर लोन ले रहे थे, सोचिए आप, अब ऑटोमेटिक ब्याज दर बढ़ने लगी। मतलब ब्याज लगातार बढ़ेगा, और जब ब्याज बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक अब क्या होगा? भैया कम लोन लो, ज़्यादा लोन नहीं लेंगे। मतलब लोन डिस्ट्रीब्यूशन ऑटोमेटिक क्या होने लगेगा? कम होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी तो ये तुम्हारे संदर्भ में बात कर रहा हूं, यहीं पर मैं अब बात करना चालू कर दूं बड़ी बड़ी कंपनीज की, जहां पर बहुत भाई कंपनीज का काम ही इन्हीं के ऊपर चलता है। अरे किंगफिशर को देखो ना भाई, सारे का सारा पैसा लेकर के चला गया।
लिया था ना बैंकिंग से। तो मेरे दोस्त, बैंकों से तो ये भी उद्योगपति कर्जा ले रहे हैं, अगर इनको भी कर्जा, फिर अगर ज्यादा महंगाई बढ़ेगी तो कर्जा भी महंगा होना स्टार्ट हो जाएगा। और जब कंपनीज को कर्जा महंगा मिलेगा, कर्जा जैसे ही महंगा हुआ, सॉरी, अगर ये डेप्ट जो है ये क्या होने लगी, ये ज्यादा कॉस्टली होना स्टार्ट हो गई। पहले मान लिया 1000 करोड़ कुछ सर्टेन अमाउंट में ले रहे थे, अब ज्यादा देना पड़ेगा उसके लिए। तो ऑटोमेटिक क्या होगा, जब कंपनी ज्यादा महंगा कर्जा लेगी तो मेरे दोस्त प्रोडक्शन जो वो कर रही है वो भी तो बढ़ जाएगा ना, उसकी कॉस्ट भी तो बढ़ेगी। सर बिल्कुल बढ़ेगी। अरे भाई, कॉस्ट बढ़ेगी तो प्रोडक्शन की जब कॉस्ट बढ़ी है तो बाहर जब प्रोडक्ट आएगा वो भी तो महंगा बढ़ेगा ना। आज पार्ले जी फॉर जीनियस, अरे वो जीनियस अब कम हो गया है। सर कैसे कम हो गया है? अरे जाके गिन लेना, 5 रुपए ही रखा है, दाम वही है, लेकिन प्रोडक्ट अंदर का कम हो गया है। समझ में आया? खेल गए हो तुम्हारे साथ, क्योंकि नाम में ही छुपा है पार्ले जी, जीनियस। लेकिन तुम्हें भी जीनियस बनना चाहिए था, तुम्हें भी कहना चाहिए था ये तो बहुत बड़ा हीनियस क्राइम हो गया। इतने से पहले तो इतना आता था, अब इतने से इतना कैसे हो गया? तो मतलब समझ लो साबूदाना कह रहा हूँ, अब देखो याद कहाँ से कहाँ आ गया। चाचा चौधरी के तरीके दिमाग रखो यार, साबू की तरीके दिमाग मत रखो। अब वो जी फॉर जीनियस चाचा चौधरी की भूमिका में आ गया, पहले साबू की तरीके था। तो प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिक क्या होगा, प्रोडक्ट महंगा मिलेगा। दूसरी तरफ अभी आपने देखा था कि 1 किलो जो 30 रुपए और अभी 40 का बता रहे थे, 10 रुपए का घाटा था। 10 रुपए घाटा जो महंगाई के रूप में हमारी जेब से आटे में चला गया। पहले वो जी फॉर जीनियस खरीदने में जाता था, अब वो केवल आशीर्वाद का आशीर्वाद ही रह जाएगा वो बस। लेकिन आशीर्वाद केवल आटे में रहेगा, जी फॉर जीनियस मिलेगा नहीं, तो फिर संपूर्ण डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। मतलब समझना है इस चीज को। जैसे ही प्रोडक्ट इस तरीके से बढ़ेगा, लेकिन इंसान की क्रय शक्ति क्या है? इंसान की क्रय शक्ति घट गई है। सर बिल्कुल इंसान की क्रय शक्ति घट गई है। आटा महंगा मिल रहा है तो क्रय शक्ति तो घटी रहा भैया, नहीं तो 10 रुपए में पहले कंपट भी खा सकते थे, स्निकर भी खा सकते थे, उसमें पोषण भी होता है, समझ ना। ऐसा हमको दिखाते हैं टीवी पे, मुझे तो मालूम नहीं है। क्रय शक्ति घट गई है। पीसीएस का बहुत पेट क्वेश्चन है, जीडीपी को सबसे अच्छा रिफ्लेक्ट कौन करता है? उसमें पूछता है प्रति व्यक्ति आय। तो प्रति व्यक्ति आय तो तुम्हारी घट गई, और जब प्रति व्यक्ति आय घट जाएगी तो ये अगर लगातार प्रोडक्ट महंगा बनाएगी तो ऑटोमेटिक तुम इसको नहीं खरीदोगे। अब जब नहीं खरीदोगे तो कंपनी के ऊपर तो कर्मचारियों का बर्डन रहेगा ना। सर कर्मचारियों का बर्डन तो बिल्कुल रहेगा, तो ऑटोमेटिक है कंपनी अब क्या करना चालू कर देगी, छटनी करना चालू कर देगी। अब वो इंसान जो पहले यहां पर जाके लेबर के रूप में काम भी कर रहा था, अब उसकी छटनी हो गई है, वो घर में बैठेगा। अब घर में बैठेगा तो ऑब्वियस सी बात है, दारू पिएगा, वाइफ को मारेगा, बच्चों से लड़ेगा, शैतानी हरकतें करेगा। सोसाइटी का डिसऑर्डर चालू हो रहा है। समझ में आया ना? धीरे धीरे एक टर्म किस तरीके से घुमा रहा है पूरे इकोनॉमी को। आई होप सो इस चीज को आप समझ गए होगे। तो बस यहीं पर ला करके मैं थोड़ा सा इसको अभी विराम दे देता हूं। तो सोसाइटी डिसऑर्डर में भी चली जाएगी, चेन स्नैचिंग करना चालू कर देंगे। वर्चुअस साइकिल जो है ऑटोमेटिक क्या हो गया है, घटना चालू हो गया है। केवल रोटी तक सीमित रह गए, और रोटी भी कॉस्टली हो जाएगी तो फिर कैसे काम चलेगा। मतलब आप समझ गए होंगे इस चीज को कि घाटा जैसे जैसे बढ़ता है तो उसका एक बहुत बड़ा ओवरऑल इंपैक्ट आपकी इकोनॉमी, उसमें किस प्रकार से लोगों की छटनी हो सकती है, कारखाने कैसे बंद हो सकते हैं, ओवरऑल वर्चुअस साइकिल कैसे बिगड़ सकता है, ना केवल इंसानों का बल्कि बैंक महंगा कर्ज प्रोवाइड करेंगे तो कर्ज भी कोई नहीं लेगा। महंगा कर्ज का मतलब है महंगी देनदारी। ऑटोमेटिक तुम्हारी बचत क्या हो जाएगी सर, कम हो जाएगी। इसीलिए तो तुमको मैं आर्टिकल दिखाता हूं। पहले तो ये रेमिटांस को देख लो, हमारे यहां सबसे ज्यादा कहां से आता है देख लो, भारत को सबसे ज्यादा मिलता है। इस चीज को तो थोड़ा सा देख लेना, फिर भी वो पूरा नहीं है। अब तुम इस चीज को समझ गए होगे कि सर कैसे हमारी घरेलू बचत कम हो रही है। अब आपने बिल्कुल सही बात की। तो मेरे दोस्त, घरेलू बचत कैसे कम हो गई? लेकिन पिताजी ने अभी भी कर्जा लिया हुआ है, पिताजी के ऊपर अभी भी लायबिलिटी है। और जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी ना,
बैंक अपने आप कर्जे की दर को बढ़ा देते हैं। तो जो तुम्हारी पहले किस्त 16,000 रुपये जाती थी वो ऑटोमेटिक बढ़ के 17,500 हो जाएगी, तुमको पता भी नहीं चलेगा। हमें भी मालूम है भाई, लोन तो सभी ने लिया हुआ तो मालूम रहता है। तो मेरे दोस्त, घरेलू बचत क्या हो गई? कम हो गई, लेकिन डेप्ट जो कर्जा लिया वो तो बढ़ गया ना। गुस्सा हमको बहुत आई। हमने बताओ पहले तो मेरी 16,000 किस्त जाती थी, अब 17,000 जाएगी, है कि नहीं है? 1,000 मेरी जेब से अलग से निकल गए। सब भाई पसीने की कमाई है, गाड़ी कमाई है, तो कैसे आदमी बर्दाश्त करेगा? आप खुद सोचिए, समझ रहे हैं? इसीलिए आयात को कम होना चाहिए, निर्यात को ज़्यादा होना चाहिए। ऐसा नहीं है हमारी सरकार काम नहीं कर रही, सरकार काम कर रही है। मेड इन इंडिया चल रहा है, प्रोडक्शन लिंक्ड सब्सिडी स्कीम भी चल रही है, डिफेंस के प्रोडक्ट्स को हम लोग कम से कम आयात कर रहे हैं, लेकिन ये धीरे धीरे होगा। नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी भी आई है ताकि हम लोग पेट्रोल को कम आयात करें और एथेनॉल की ब्लेंडिंग करके ज़्यादा से ज़्यादा उसको यूज़ करें, तो ऑटोमेटिक कम पेट्रोल आयात करेंगे, कम क्रूड ऑयल को आयात करेंगे, तो फिर हमारा कम मनी लगेगा वहाँ पर, तो ऑटोमेटिक निर्यात जो हमारा क्या कहते हैं आयात है वो कम हो जाएगा। कोयले को हटा करके हम सोलर की तरफ जा रहे हैं, तो वहाँ से भी हमारे ऊपर कमी आएगी। तो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर जा रहे हैं, तो ऑटोमेटिक की है कि भाई डीजल की कमी आएगी। तो ऐसा नहीं कि हम वो नहीं कर रहे हैं, वो हम कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूं कि जब जब घाटा बढ़ता है तो उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट क्या पड़ता है। इसी के ऊपर मैंने आपको एक छोटी सी यहां दिखाई है। 2021-22 में हमारी सेविंग जो हुआ करती थी लगभग 7.2% थी। इसमें कितने की घट गई है और कितनी हमारी बचत घट गई है? 5.1% हो चुकी है। जबकि हमारी जो देनदारियां हैं, जो कर्जा है जो लोगों ने लिया है लोन के रूप में, वो 2022-23 में 5.8% है, जबकि 2021-22 में 3.8% था। सॉरी, इसको थोड़ा सा इधर कर लीजिएगा। 21-22 में हमारी देनदारियां कम हुआ करती थी, लेकिन 22-23 में देखिए देनदारियां बढ़ रही हैं। एक तरफ तो महंगाई बढ़ रही है, बचत कम हो रही है, लेकिन कर्जा जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। ओवरऑल अगर आप देखें तो इंसान की यहां पर अगर मैं बात करूं तो क्रय शक्ति जो है वो एक्चुअल में क्या हो रही है? घटती चली जा रही है। जब क्रय शक्ति घटेगी तो ऑटोमेटिक क्या होगा? इन्वेस्टमेंट कम होगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा, उत्पादन कम होगा, उत्पादन कम होगा, ऑटोमेटिक फिर से महंगाई बढ़ेगी। तो ये चीजें थोड़ा सा अब आपको थोड़ा समझना जरूरी है। यहां पर फिलहाल इंग्लिश में लिखा हुआ है ये चीज, जिसको आप पढ़ सकते हो। यहां पर आपके सामने बता रहा है कि भाई बिहाइंड द विनीर द हाईएस्ट ग्रोथ इन जीडीपी। भले जीडीपी, इसीलिए तो कहते हैं जीडीपी ट्रू पिक्चर को नहीं दिखाता है भाई। इसीलिए तो पर कैपिटा इनकम के ऊपर पीसीएस बार बार तुमको पूछ करके परेशान कर देता है कि भैया पर कैपिटा इनकम दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर यहां पर देखें तो भैया आपको ये दिखाई भी पड़ रहा है हाउस होल्ड सेविंग। हर आदमी सेविंग को करना चाहता है, करना ही पड़ता है। कब कौन सा बुरा समय आ जाए, कैसा समय आ जाए, तब घरेलू बचत वर्क करती है। जितनी ज़्यादा घरेलू बचत होगी उतना ही हम इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है कि लगातार बचत कम हो रही है, कर्जा बढ़ रहा है, तो ओवरऑल क्या हो रहा है? इंसान की क्रय शक्ति कम हो रही है। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इकॉनमी पर भी दिखाई दे रहा है और इकॉनमी में डिमांड कम हो रही है। डिमांड कम होगा, प्रोडक्शन कम हो जाएगा, प्रोडक्शन कम होगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा, छटनी फिर होना स्टार्ट हो जाएगी। चीज़ें ऑटोमेटिक क्या होने लगेंगी? एक स्टैग्नेंट ग्रोथ की तरफ चलेगा, धीरे धीरे मंदी की तरफ भी कंडीशन आ सकती है। तो सरकार को इसी ब्रेक को तोड़ना होता है और इसी ब्रेक को तोड़ने का ही नाम है सरकार और सरकार की फिस्कल पॉलिसी, सरकार की राजकोषीय नीति। फिलहाल अभी कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है, लेकिन यह आपको पता रहना चाहिए कि इस प्रकार से हमारी ग्रोथ जो है वो कम हो रही है। हाउस होल्ड्स ऑल्सो बीइंग बर्डन्ड विद मोर फाइनेंशियल लाइबिलिटीज। शिक्षा लोन है, व्यापार के लिए लोन लिया गया है। देखिए 5.8% 2022-23 में था, 2021-22 में कितना था? 3.8%। ऑटोमेटिक लाइबिलिटी बढ़ रही है, बचत कम हो रही है। समझ गए होंगे आप। इसको आप पढ़ सकते हो। प्रमुख देशों में भी देखें, जीडीपी में सबसे अधिक वृद्धि के पीछे भारत के सामान्य परिवारों को चोट लग रही है। आरबीआई के अगर अनुसार देखें तो वित्तीय बचत जो है 7.2% से गिर करके 5.1% पर आ चुकी है, जबकि इसी समय देखिए वित्तीय देनदारियां जो है 3.8% से बढ़ करके 5.8% है। तो अपने आंसर में आप लेके जा सकते हो, इस प्रकार का पैरामीटर दिखा सकते हो कि बचत कैसे चल रही है और लाइबिलिटीज कैसे बढ़ रही हैं। हमेशा तर्क के ऊपर जाइए, ये तर्क ही आपको जिताता है। इसीलिए डेटा थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, समझ सबसे इंपॉर्टेंट होती है। इतनी चीजें जो मैंने बताई हैं उसके पीछे केवल
यही एक रीजन है कि आप समझ को अपना विकसित करें। ये चीजें आप पढ़ सकते हो। देखिए यहां पर शुद्ध घरेलू संपत्ति को भी अगर हम देखें तो 2021-22 में 16 ट्रिलियन डॉलर थी, 2022-23 में फिर कम हुई 13 ट्रिलियन डॉलर पर आ गई है, जबकि 2020-21 में 22 ट्रिलियन डॉलर थी, अगर आप रुपया थी, सॉरी। लगातार घरेलू संपत्ति क्या हो रही, कम हो रही है। जबकि वित्तीय देनदारियों के संदर्भ में देखें तो घरेलू ऋण 2022-23 में जीडीपी का 37.6% के उच्चतर स्तर पर पहुंच गया, जबकि पिछले वर्ष पर 36.9 था। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा हाउस होल्ड डेप्ट जो है वो बढ़ रही है, बचत आपकी लगातार कम हो रही है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, उच्च मुद्रास्फीति दर। लास्ट वाली पिक्चर दिखाई थी ना। अब ऐसी भी न्यूज़ आ रही है कि सऊदी अरब और रशिया जो है वो तेल प्रोडक्शन कम कर रहा है और कट कर रहे हैं, और साथ में अमेरिका जो है अपना क्या कहते हैं तेल प्रोडक्शन कम कर रहा है। तो आने वाले समय में बहुत जल्दी आप देखेंगे कि ऑयल के प्राइसेस में भी बढ़त होगी। अरे 2024 में चुनाव है भाई, अभी रुक जाओ, अभी कोई कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन भाई लाइबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि तेल जब महंगा होगा तो ऑटोमेटिक तेल महंगे होने पर फिर से आपका अर्थव्यवस्था तेल के ऊपर सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है। अरे डीजल से ही सारी चीज़ें चल रही हैं भाई, तो ऑटोमेटिक फिर से ग्रो कर सकता है डीजल, और जब वो ग्रो करेगा तो फिर से आप एक हायर मुद्रास्फीति की तरफ देखेंगे। लेकिन 2024 तक आराम से रहिए, आराम से खाना पीना खाइए, चाचा चाचा करते हुए सो जाइए, क्योंकि 2024 में चुनाव है। तब तक मस्त रहिए, आराम करिए, और मुझे भी इजाज़त दीजिए इन्हीं शब्दों के साथ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।